ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां त्योहारों का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। इसी गांव में एक ऐसा भी घर था, जहां त्योहारों की खिलखिलाहट नाम मात्र ही सुनाई देती थी। ये कहानी उसी घर की है। एक बार की बात है, जब दिवाली का समय काफी नजदीक था। बहू, ओ बहू, रमेश अभी तक खेत से आया नहीं क्या? नहीं पिताजी, वो अभी तक खेत से नहीं लौटे हैं। ये लड़का भी ना मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। अरे कितनी बार कहता हूं कि समय से घर आ जाया करो, लेकिन नहीं, पूरा दिन खाली मजदूरी में निकाल देता है। अपनी तो जरा भी परवाह ही नहीं करता। अभी रमेश के पिता रमेश को याद कर ही रहे थे कि तभी रमेश वहां आ जाता है। अरे बाबूजी, आप अभी तक सोए नहीं? ठंड लग जाएगी। अरे बेटा, अभी कार्तिक माह चल रहा है, इसमें कैसी ठंड? बाबूजी, इसी महीने से तो ठंड शुरू होती है। अरे अभी कहाँ बेटा, अभी तो सारे त्योहार बाकी हैं। जैसे बच्चों का सबसे प्यारा त्योहार दीपावली, जिसमें पूरा गांव जगमगा उठता है और बच्चे भी इस त्योहार को दिल से खुशी के साथ मनाते हैं। हाँ बाबूजी, इस बार दीपावली तो ऐसे धूमधाम से मनाएंगे कि सालों याद रहे। अभी रमेश अपने पिता के साथ बातें कर रहा था कि तभी सोनू दौड़ते हुए बाहर से घर आता है। देखिए दादाजी, मैं आ गया। अरे सोनू बेटा, तुम खेल के आ गए और आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है? खुश क्यों ना हो दादाजी, आपको पता है कल से हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे और परसों से हमारी छुट्टियां हो जाएंगी। सीधे अब दीपावली के बाद ही स्कूल जाना है और इस बार दीपावली में तो मैं धूम मचा दूंगा। पापा, इस बार मुझे बड़ी वाली रॉकेट चाहिए जो शहर के बच्चे जलाते हैं, एकदम वैसी जो आसमान में ऊपर तक जाती है, और ढेर सारी मिठाइयां भी। हाँ बेटा, इस बार जिसको जो चाहिए सब मिलेगा। अब चलो, खेल के आए हो तो हाथ पैर धोकर कुछ खा लो। दादाजी रमेश और घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन वहीं अंदर के कमरे में खड़ी रीमा बहुत उदास थी। आप सोनू से बड़े बड़े वादे कर रहे हो और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। रीमा, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं बाबूजी और सोनू सुन ना लें। सुनते हैं तो सुन लेने दो जी, उन्हें भी तो पता चले कि आप कितना झूठ बोलते हो। तुम बेकार परेशान हो रही हो रीमा। मेरी फसल कटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बस कल फसल काटूंगा और दूसरे दिन पैसे आ जाएंगे। और कल के दिन का क्या? सब पानी पीकर रहेंगे क्या? अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कल लाला की दुकान से ले आना। नहीं, वो नहीं देंगे। उनके पास पहले से ही 2000 बाकी है, और उस चक्कर में अगर उन्होंने सबके सामने खरी खरी सुना दी तो? बोल देना फसल के पैसे कल मिलेंगे तो कल सारे पैसे दे दूंगी। ठीक है ना? तो याद से कल सुबह जाकर ले आना राशन। अगली सुबह रीमा राशन लेने के लिए लाला की दुकान पर जाती है। आओ आओ रीमा बहन, बताओ कैसी हो? लाला जी, मुझे आटा और चावल चाहिए था। वो घर का सारा राशन खत्म हो गया है और पैसे मैं 1-2 दिन में दे दूंगी आपको। बहन, पर आपका पिछला हिसाब भी बाकी है, वो तो अभी तक रमेश ने नहीं चुकाया है। जब भी पैसे मांगो तो कह देता है 1-2 दिन में दे दूंगा। नहीं नहीं बहन, मैं और उधार नहीं दे सकता। लाला जी, मैं 1 दिन में आपकी पूरी उधारी चुका दूंगी, विश्वास कीजिए मुझ पर। नहीं नहीं बहन, पहले रमेश को बोलो कि वो बकाया चुकता करें, तभी बाकी का राशन मिलेगा। लाला की बातों से रीमा उदास मन लेकर वापस घर की ओर चली जाती है और रमेश को यह सब बात बताती है। ठीक है रीमा, परेशान मत हो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तभी सोनू अपनी माँ को आवाज लगाकर खाना मांगने लगता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाय भगवान, अब खाना कहाँ से लाऊं? देखती हूँ, एक बार सरला मौसी से पूछती हूँ। रीमा सोनू के लिए खाना लेने सरला मौसी के घर पहुंच जाती है। सरला मौसी, ओ सरला मौसी, जरा बाहर आइए ना। अरे कौन है बहन इतनी सुबह सुबह? अरे रीमा, तू, क्या बात है इतनी सुबह मेरे यहाँ? मौसी, मेरे घर पर राशन खत्म हो गया है। सोनू को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? ठीक है, मैं लाती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने मुझसे 1000 उधार लिए थे। इतनी गरीबी कैसे आ गई? रमेश का काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, बस फसल कटने को आई है, उसे बेचकर आज वो पैसे लाएंगे। ठीक है रीमा, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा। मैं भी बूढ़ी औरत हूँ, अगर कुछ काम पड़ गया तो मैं किससे मांगने जाऊंगी? सरला मौसी रीमा को थोड़ा सा खाना दे देती है, जिसकी वजह से रीमा सोनू को खाना खिला देती है। अभी कुछ वक्त गुजरा ही था कि तभी बाबूजी रीमा को आवाज लगाते हैं। बहू, ओ बहू, आज खाना नहीं बनाया क्या? बाबूजी की आवाज सुनते ही रीमा रसोई से बाहर आकर उनके पास आती है। बाबूजी, वो अभी पैसे लेकर आते ही होंगे, बस थोड़ी देर में राशन भी आ जाएगा, आप थोड़ा सा रुकिए। यहाँ रीमा राशन खत्म होने के कारण चिंतित थी।
और दूसरी तरफ रमेश अपने खेतों में जाकर फसल काटने की तैयारी करने वाला होता है और मन ही मन सोचता है, इतनी सारी फसल काटने में तो सुबह से शाम हो जाएगी। अभी राशन लाने जितनी फसल काट लेता हूं, बाकी की फसल मैं कल काट लूंगा। वैसे भी दीपावली आ तो रही है। रमेश कुछ फसल काटकर शहर में बेच आता है और लाला की दुकान से ढेर सारा राशन ले आता है। अच्छा किया जी जो आप जल्दी आ गए। बाबूजी भी भूखे थे। मैं अभी सबके लिए खाना बना देती हूँ। अभी रीमा सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी सोनू भी स्कूल से वापस आ जाता है। बाबा, मैं स्कूल से आ गया। शाबाश बेटा, पर आज तुमने घर आने में थोड़ी देर कर दी। हाँ दादाजी, वो 3 दिन बाद दीपावली है ना, तो रास्ते में दोस्त मिल गए थे, तो उनके साथ पटाखे जला रहा था। पटाखे? लेकिन तुम्हारे पास पटाखे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? पैसे की क्या जरूरत है? मेरे दोस्तों ने अपने में से ही कुछ पटाखे दे दिए थे मुझे। अच्छा, ये बात है, तो फिर ठीक है। बाबा, सब लोग दीपावली की तैयारी के लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। हम कब खरीदेंगे? अभी दादा पोता आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां रमेश भी उनके बीच आ जाता है। देख बेटा रमेश, आज तो तूने पूरी फसल नहीं काटी है, पर कल खेत की सारी फसल काटकर अनाज बेच देना और सोनू को नए कपड़े और खिलौने दिला देना। और सुन, बहू को भी तूने पिछले साल कुछ नहीं दिलाया था, तो उसे भी कुछ दिला देना। ठीक है बाबूजी, मैं कल सुबह ही फसल काटकर उसे बेच दूंगा और सबको जो चाहिए वो दिला दूंगा। रमेश बहुत खुश था क्योंकि कल उसके पास इतने पैसे होंगे कि इस बार के दीपावली में उसके बच्चे को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। गांव के 2 किसान रमेश की फसल को देखकर बहुत जल रहे थे। अरे रतन, तूने सुना क्या? रमेश की जमीन आजकल इतना अनाज देने लगी है कि क्या बताऊं। अगर ऐसे ही उसकी जमीन पर अनाज होता रहा तो वह बहुत अमीर हो जाएगा और हम लोग उसके सामने छोटे लगने लगेंगे। तो फिर क्या करें बताओ भाई। मैंने तो सुना है कल वो अपनी फसल काटकर शहर में बेचने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल कौन खरीदेगा? हमारी फसलों को तो सही भाव भी नहीं मिलेगा। बात तो सही कह रहे हो। मैं तो सोच रहा हूं सुबह होने से पहले उसके खेत की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। वो कैसे होगा बिरजू भाई? मेरे पास एक जहरीली दवाई है। अगर उसे मैं रमेश के खेत में डाल दूं तो रातों रात उसका खिलखिलाता खेत बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो, देर क्यों करें। फिर क्या था, बिरजू और रतन रात के अंधेरे में रमेश के खेत में आकर पूरी फसल पर दवाई डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह रमेश जब अपने खेत जाने की तैयारी करता है, तभी वो रीमा को आवाज लगाता है। ओ रीमा, जल्दी से मुझे मेरा फसल काटने वाला औजार लाकर दे दो, मुझे देर हो रही है। हाँ, अभी लाती हूँ, रुकिए। ये लीजिए आपका औजार और फसल बेचकर जल्दी आना, क्योंकि हमें कल से दीपावली के लिए दिए और सामान भी लाने जाना है। रमेश गुनगुनाते हुए खेत की ओर जाता है, पर अपने फसलों की इतनी बुरी हालत देखकर रमेश तो हैरान रह जाता है, या यूं कहे कि उसे सदमा लग जाता है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? किसने किया? पूरी फसल खराब हो गई है। ये अपने आप तो नहीं हो सकता। त्योहार की खुशी के मौके पर इतना बड़ा नुकसान। अब मैं कैसे अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे खरीदूं? मैं तो अपने इस खेत पर ही निर्भर था। हे भगवान, यह क्या कर दिया तूने? दीपावली का सिर्फ 1 दिन बचा है, अब मैं क्या करूं? रमेश फौरन से घर पहुंचकर सारी बातें रीमा और अपने बाबूजी को बताने लगता है। ये कैसे हुआ और अब क्या होगा जी? घर में राशन चलाने जितने तो पैसे हैं मेरे पास, लेकिन दीपावली मनाने जितने बिल्कुल भी नहीं है। कपड़ों की तो चिंता नहीं है, बक्से में रखे हैं पिछले साल वाले कपड़े हैं सोनू के लिए, लेकिन फूल झड़ियां, पटाखे बिना बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे? बच्चे माने या ना माने, उन्हें इस मुसीबत के बारे में बताना नहीं है। उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं नहीं बोलूंगा उन्हें कुछ भी। अभी जब सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां सोनू आ जाता है। सोनू को देख रीमा रसोई घर में चली जाती है। बाबा जल्दी नहा लो। आप फिर भूल गए, आज हमें दीपावली की शॉपिंग करनी है ना? बेटा आज नहीं, हम कल दिवाली के लिए सामान खरीदने जाएंगे। कल क्यों? आज क्यों नहीं? आज तो हमारी छुट्टी भी है। और आपने तो बोला था ना बाबा। सोनू बेटा, जिद नहीं करते। जब बड़ों ने बोल दिया है कल तो कल, इस पर कोई बहस नहीं। लेकिन पापा, माँ ने भी कहा था हम आज जाएंगे। सोनू, मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। रमेश की ये बात सुन सोनू रोते रोते अपने कमरे में चले जाता है। रीमा भी अपने आंसू छुपाए रसोई में अपने काम में लगी रहती है।
रमेश के पिताजी सोच में पड़ जाते हैं और रमेश जो एक दिन पहले काफी खुश था अब चुपचाप जाकर अपने खेत में बैठ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। रमेश अपने खेत पर ही बैठा रहता है। तभी वहां बिरजू और रतन आते हैं। रमेश, ओ रमेश, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठा है? अपने बच्चों के लिए मिठाइयां और पटाखे लेने शहर नहीं जाएगा क्या? बिरजू का सवाल सुनकर भी रमेश कोई जवाब नहीं देता। अरे ये क्या खरीदेगा, जिंदगी भर तो अपने बच्चों को बस गरीबी ही दी है इसने। चलो छोड़ो हमारे बच्चों के लिए, हम तो कुछ करें, इससे तो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं होगा। रमेश को ताना मारकर बिरजू और रतन वहां से चले जाते हैं। आखिरकार दीपावली का दिन आ ही चुका था। माँ पापा कहाँ गए हैं? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे। हमें पटाखे लेने जाना है ना। बेटा, पापा कुछ काम से बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। माँ, आज तो दिवाली है ना, आज भी उन्हें अपना काम प्यारा है। क्या मेरी खुशी की इस घर में किसी को परवाह नहीं? इन सब बातों को रमेश नहीं सह सकता था, इसलिए रमेश अकेला पहाड़ों पर बैठा सोच रहा था कि पैसे कहाँ से लाए। तभी अचानक वहां एक हाथी आता है और उस हाथी के साथ एक छोटी सी बच्ची रहती है। वो बच्ची रमेश से पूछती है, रमेश, तुम यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? इतनी छोटी सी बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर रमेश चौंक जाता है। तुम इतनी छोटी हो और मुझे मेरे नाम से पुकार रही हो। हाँ रमेश, मैं हर उस इंसान को उसके नाम से बुलाती हूँ, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग रहे या फिर कोई बच्चा। नहीं बेटा, किसी भी बड़े व्यक्ति से बात करते समय तुम्हें उन्हें आप कहना चाहिए। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? बेटा, तुम क्या करोगी जानकर? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, इसीलिए तुम्हारी मदद करूंगी। तुम इतनी सी बच्ची मेरी मदद करोगी? जानती हो मेरे ऊपर कितना बड़ा बोझ है, और फिर तुमने तो खुद फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। तुम मेरी क्या मदद कर पाओगी? तुम बताओ तो, मेरे बस का होगा तो जरूर करूंगी। रमेश अपने खेत के बारे में, अपने बच्चे के बारे में और अपने परिवार के बारे में सारी बातें बताता है। बस इतनी सी बात? ये बात तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? अभी घर जाऊंगा तो बच्चों को मिठाइयां, कपड़े, खिलौने, पटाखे लेकर आने होंगे। कहाँ से लाऊंगा? बोलो, क्या तुम दे सकती हो मुझे इन सब के लिए पैसे? हाँ, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। बेटा, मजाक मत करो और जाओ अपना काम करो। वैसे ही मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मतलब है सीधे तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन रास्ता बता सकती हूँ जिससे तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सके। बच्ची की बातें सुनकर रमेश सोचने लगता है। सुन लेता हूं बच्ची की बात। वैसे भी तो मैं खाली ही बैठा हूं और तो कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। क्या तुम्हें सामने वो जंगल दिख रहा है? अच्छा, वो जंगल जो पहाड़ों के बीच है। हाँ, वहां जाओगे तो तुम्हें एक कमल का फूल मिलेगा। उसे उठाना और उसके नीचे की जमीन की मिट्टी हटाना जब तक तुम्हें सोने से भरी एक मटकी ना मिल जाए। क्या कह रही हो बेटा? सोने से भरी मटकी? बेटा, एक काम करो, ये कहानी तुम बच्चों को सुनाओ। वो इस कहानी पर तुम्हारे लिए तालियां भी बजाएंगे। बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी आगे और है। वहां से वो मटकी निकालना इतना आसान नहीं है। रहने दो, मैं घर जा रहा हूं। शाम होने आई है, बच्चों को भी समझाना है। ठीक है, तुम्हें मेरी बात झूठी लग रही है तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। झूठ? एक एक शब्द तुम झूठ बोल रही हो। जंगल में भला सोना होता है क्या? वहां पेड़ पौधे, मिट्टी, जानवर, इनके अलावा फूटी कौड़ी नहीं होगी। रमेश उस बच्ची की बातों को आधे में ही काटकर घर की तरफ चल पड़ता है और मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। जंगल में सोना, मटकी, कमल का फूल, कैसी अजीब सी बातें कर रही थी वो बच्ची। शायद भूख से पागल हो गई है। जैसे ही रमेश घर के दरवाजे पर पहुंचता है, देखता है सोनू अंदर बैठकर उसकी राह देख रहा है। बच्चे की आंखों में उम्मीद थी कि उनके बाबा हाथ में मिठाइयां और पटाखे ले आएंगे। रीमा भी रसोई के अंदर से सोनू को आवाज लगाती है। सोनू बेटा, यहाँ आ जाओ। देखो, मैंने आज तुम्हारे लिए खीर बनाई है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, पर पहले पापा आ जाए पटाखे लेकर, फिर हम सब साथ बैठकर खाएंगे। पापा हर बार वादा करते हैं, इस बार तो पूरा करेंगे ना माँ? रमेश यह सब अपनी दहलीज से ही सुन रहा था। उसका दिल बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसने देखा रीमा भी मुस्कुराते हुए सोनू को संभाल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूटी हुई थी। हे भगवान, अगर आज भी बच्चे का मन नहीं रख पाया तो उसका भरोसा मुझसे उठ जाएगा। वो उल्टे पांव मुड़ गया, घर में कदम भी नहीं रखा और फिर से पहाड़ की ओर चल पड़ा, जहां उसे वो रहस्यमय बच्ची मिली थी। रास्ते में चलते हुए उसका मन बेचैन होने लगा और तरह तरह की बातें सोचने लगा। क्या सचमुच जंगल में वो सब होगा, या बच्ची मेरा मजाक उड़ा रही थी? लेकिन सोनू की आंखों में वो उम्मीद,
मैं उसे निराश नहीं कर सकता, चाहे यह सब झूठ ही क्यों ना हो। मुझे कोशिश करनी होगी। सूरज अब धीरे धीरे डूब रहा था। आकाश लालिमा से भर चुका था। रमेश तेज कदमों से पहाड़ चढ़ता गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे वहीं हाथी और वहीं बच्ची खड़ी दिखी। उसे देखते ही बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, आ ही गए तुम। मैं जानती थी तुम जरूर लौटोगे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आऊंगा? क्योंकि तुम सच्चे दिल से अपने परिवार से प्यार करते हो, और जो अपने परिवार से प्यार करता है वो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे परिवार का विश्वास तुम्हें यहाँ तक खींच लाया है ना। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार उसने बच्ची की बात ध्यान से सुनने का फैसला किया। रमेश, तुम थोड़ा यकीन रखो मुझ पर। मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम उस मटकी को वहां से निकालोगे, तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए हाथी होगा, लेकिन अगर तुम उसे लड्डू दे दोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इसलिए अपने साथ ये लड्डू लेते जाओ। ठीक है, तो मैं चलता हूं। अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। तुम भी तो गरीब हो। तुम्हारे कपड़े देखो, कितने पुराने हैं, जगह जगह से फटे हुए। तो क्या तुम्हें धन की जरूरत नहीं है? वो धन मुझे ही क्यों बता रही हो? अगर वो धन तुम ले लोगी तो पूरी जिंदगी रानी की तरह रहोगी। फिर मेरी मदद क्यों कर रही हो? नहीं रमेश, वो धन मैं नहीं ले सकती। मेरा काम लोगों की मदद करना है। ठीक है, वैसे भी अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो फिर मैं चलता हूं। रमेश उस जंगल की ओर निकल पड़ता है जहां जोर जोर से जानवरों की आवाज आ रही थी। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप रहा था। ये सब देख रमेश सोचने लगता है, मैं कहीं कोई गलत जगह तो नहीं आ गया? वो बच्ची सही तो कह रही थी ना? कुछ भी हो, पर अब इस जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। तो क्या मैं आगे जाने का सोचूं? यहाँ रमेश उस जंगल में सोने की मटकी के तलाश में था, और वहां सोनू का मित्र उससे मिलने घर पहुंच जाता है। अरे सोनू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। शाम होने को आई है, आज दीपावली है। ये भी भूल गए क्या? नहीं भाई, मुझे याद है। बस थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे, तब पहनूंगा मैं नए कपड़े। माँ, अभी तक पापा नहीं आए। देखो, सब लोग नए कपड़े पहनने शुरू भी कर दिए। हाँ बेटा, पापा आते ही होंगे। हाँ बेटा, रमेश आता ही होगा। कहीं किसी काम में फंस गया होगा बेचारा। इधर सोनू अपने पापा का इंतजार कर रहा था। उधर रमेश के आसपास जंगली हाथी दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन तभी उसने देखा एक कमल का फूल दीप की तरह जगमगा रहा था। जब तक कि हाथी रमेश पर हमला करते, रमेश कमल के फूल को उखाड़कर जमीन खोद देता है। अब उसे साफ साफ एक प्रकाश धरती से बाहर आता हुआ दिखा। रमेश गड्ढे में झांक कर देखता है तो सच में सोने से भरी मटकी उसे दिखाई देती है। जैसे ही रमेश मटकी हाथ में लेता है, सारे हाथियों में से एक हाथी उसके सामने आ जाता है। हाथी को सामने देख रमेश तुरंत उसे वो लड्डू देता है जो उसे उस बच्ची ने दिया था। लड्डू मिलते ही हाथी वह से हट जाता है और रमेश भी मटकी लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रमेश जैसे ही घर पहुंचा, उस पर प्रश्नों की बरसात होने लगती है। आप कहाँ थे जी इतनी देर? सोनू अपने कमरे में है, आपकी राह देख रहा है और आपसे गुस्सा भी है। फिक्र मत करो रीमा, अब उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। रमेश ने सोने से भरी मटकी रीमा के सामने रख दी। रीमा सोने से भरी मटकी को देखकर हैरान हो जाती है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना किसका है जी? रीमा के इस सवाल के बदले रमेश रीमा को पहाड़ पर घटी सारी बात बताता है। फिर दोनों सोनू के कमरे में जाते हैं। सोनू, मैंने कहा था ना, इस दीपावली को धूमधाम से मनाएंगे। चलो, तुम्हें क्या खरीदना है बाजार से लेकर आते हैं। रमेश अपने बच्चे को, अपनी पत्नी रीमा को, अपने बुजुर्ग पिता को हर वो चीज दिलाता है जो उस गांव के धनी लोगों के पास थी। पूरा परिवार शानदार दिवाली मनाता है। सोनू को उसके मनपसंद खिलौने, पटाखे, कपड़े भी मिलते हैं। तभी रमेश के पिता रमेश से पूछते हैं, रमेश, इतना सारा सोना कहाँ से लाए तुम? रमेश अपने पिता को सारी बातें बता देता है कि किस तरह उसे एक अनजान बच्ची ने सोने से भरी मटकी का पता बताया। अरे हाँ बाबूजी, मैं इस सोने की खुशी में तो मैं उस बच्ची को शुक्रिया कहना भी भूल गया, जिसकी वजह से हमारे घर में यह लक्ष्मी आई। बेटा, लेकिन तुम उस बच्ची का घर जानते हो क्या? नहीं बाबूजी, लेकिन वो मुझे मेरे खेत के सामने वाले पहाड़ पर मिली थी। ये क्या कह रहे हो रमेश? लेकिन बेटा, तुम्हारे खेत के सामने तो कोई पहाड़ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? मैं कल वहां उसी पहाड़ी पर मिला था उससे। चलो, मैं उसे आपको दिखाता हूं।
रमेश अपने बाबूजी को अपने खेत के पास वाली पहाड़ी को दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई पहाड़ नहीं है। वही तो मैं तुझसे कह रहा था बेटा, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। बाबूजी, लेकिन वो बच्ची फिर कौन थी? बहुत समय पहले की बात है बेटा, जब माता लक्ष्मी पहाड़ों पर रहती थी। दुष्टों ने उनसे उनका धन छीनना चाहा, तो माता लक्ष्मी ने हाथियों को वो धन छुपाने के लिए दे दिया। तब से धन उसी जमीन पर वैसा ही पड़ा है। कमल का फूल माता लक्ष्मी का संकेत है और हाथी गणेश जी का। मतलब वो बच्ची जो मुझे पहाड़ों पर मिली थी, वो साक्षात माँ लक्ष्मी थी। हाँ रमेश बेटा। तभी वो मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बहुत बड़ा हूं, तुम्हारे पिता समान हूं, तो मुझे नाम लेकर ना पुकारे, तो पता है उन्होंने क्या कहा? यही कि मैं सबको नाम से बुलाती हूं। वो माता लक्ष्मी ही थी बेटा। लेकिन बाबूजी, यह धन तो वो किसी और को भी दे सकती थी, तो मुझे ही क्यों चुना इसके लिए? क्योंकि लोगों का कहना है माता किसी का बुरा ना चाहने वाले और सच्चे लोगों की जल्दी सुनती है। और फिर तेरे सामने सारे दरवाजे बंद हो गए थे, इसलिए माता ने तुम्हारी मदद की होगी। आखिर हम सब उनके बच्चे ही तो हैं। एक और सवाल था, बाबा मेरे मन में है। इतनी पुरानी बात आपको कैसे पता? ये बात तो आपके जन्म से भी पहले की लगती है। हाँ बेटा, जन्मों जन्म से यह किस्सा हर बाप अपने बेटे को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाता आया है, और आज यह बात सच भी हो गई। कल तक आज के नौजवान इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। लेकिन बाबूजी, मेरे खेत में अचानक यह कैसे हुआ? पता चला है कि बिरजू और उसके साथी ने मिलकर तुम्हारी जमीन के साथ ऐसा किया था, लेकिन अब मुखिया ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया है। मुझे लगता है यह माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। और नहीं तो क्या, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था, जब उसने पैसे लेने से मना किया था। मैंने सोचा ऐसे ही नहीं ले रही होंगी। शायद उसको सोने का ज्ञान नहीं, इसीलिए नहीं ले रही होगी। रमेश को अब यकीन हो गया था माता लक्ष्मी ने ही यह उपकार किया है उस पर। रमेश और दादाजी घर चले जाते हैं और हर दिवाली को लक्ष्मी माता की पूजा बहुत ही धूमधाम से करते।